हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर से नया सेशन शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 4 ट्वेल्थ वाला जो चैप्टर है हमारा, उसके क्वेश्चंस चल रहे थे। बेस्ट 100 क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है जिसमें आपको एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो किस किस के लिए बेनिफिशियल है, जो नीट के लिए, जेई के लिए, और ट्वेल्थ वाले भी बच्चे इसको करके बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। चलिए, इसमें क्या है कि अभी हमारा ट्वेल्थ का 4th चैप्टर चल रहा है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और उसके हम क्वेश्चन नंबर 62 पे पहुंच चुके हैं। ये फिलहाल जो क्वेश्चन चल रहे हैं जेई मेंस 2024 में अभी आए हैं, जो लेटेस्ट में, उन क्वेश्चंस को हम करा रहे हैं। चलो ठीक है। अभी उससे पहले जो क्वेश्चन हो चुके हैं वो सभी को पता है कि कौन से कराए हैं। इसमें आपके जेई मेंस और नीट के भी मैं कवर कर लेता हूँ सारे। जो नीट वाले बच्चे हैं वो इन क्वेश्चंस को जरूर करें, ये ना सोचे कि सिर्फ ये जेई मेंस के हैं। ऐसा नहीं है, नीट वाले बच्चों के लिए भी जरूरी है, इस लेवल का अब पेपर आ रहा है। चलिए करते हैं शुरू। टू पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग वायर separated by a distance 2r are shown in figure. The ratio of magnetic field at A to magnetic field produced at C is x by 7. The value of x. ओके, हमें क्या करना है? हमें 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 ए पॉइंट पर, ए पॉइंट ये रहा, और सी पॉइंट पर, सी पॉइंट ये रहा। ए और सी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड्स निकालने हैं और फिर उनको रेशो करना है। बहुत आसान है। एक बात बताओ, पहले आप ये सोचो, पहले आप ये सोचो बच्चों, पहले आपको ये सोचना है कि ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा क्यों। पहले ये सोचो। तो सर एक वायर है, ये रही वो वायर, ये रही। उस वायर में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो वायर में जब करंट चलता है तो उसके चारों तरफ बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड, तो ठीक है। तो इस वायर में करंट के चलने की वजह से ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बन गया। किस डायरेक्शन में बना? तो डायरेक्शन निकालने का मैंने क्या तरीका बता रखा है। जिधर करंट चल रहा है अपना थंब उस डायरेक्शन में रखो, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, और फिंगर्स घुमाओ, फिंगर्स घुमाओ। अगर आप देख रहे हो तो इस ए पॉइंट से फिंगर बाहर की तरफ आ रही है, तो मतलब ये करंट की इसकी फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ए पर, वो बाहर की तरफ होगी। बाहर की तरफ की जो डायरेक्शन होती है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ पे जो ए पर फील्ड है वो बाहर की तरफ है, पहली वायर की वजह से। लेकिन वायर तो यहाँ दो रखी है, एक और ये रही, एक और ये रही। इस वायर की वजह से किधर होगा फील्ड? तो इसमें भी करंट देखो इस तरफ चल रहा है, ऊपर की तरफ। फिंगर्स, थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में बच्चों, और फिंगर को घुमाइए। फिंगर को घुमाएंगे तो इसमें भी, इसकी वजह से भी फील्ड बाहर आ रहा है। देखो ए बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसमें भी बाहर की तरफ है। तो ए पर दो फील्ड है, पहली वायर की वजह से और दूसरी वायर की वजह से, और दोनों बाहर की तरफ है। तो ए पर जो नेट फील्ड होगा ए पर, वो इन दोनों को ऐड करके मिल जाएगा। बाहर की तरफ है, ए की डायरेक्शन में फील्ड आ जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ए पर नेट फील्ड आ जाएगा बच्चों। अब ये बताओ मुझे, वो ए पर नेट फील्ड कितना कितना होगा? तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद दिला देता हूं। जब किसी वायर से आर डिस्टेंस पे, अगर वायर कैसी हो, लॉन्ग वायर, मतलब काफी लंबी वायर है, और उससे परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू में आई इसके अंदर का करंट, और अपॉन में 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना होता है। तो बच्चों ठीक है, इसका मतलब ए पॉइंट पर जो हमारा इस वाली वायर की वजह से फील्ड बनेगा, इस वाली वायर से, इससे कितनी दूर है ये? आर डिस्टेंस पर। तो ये बनेगा म्यू नॉट इंटू में आई इसके अंदर का करंट, और अपॉन में 2 पाई आर। आर हो गई ये डिस्टेंस, ठीक है जी। अब इसकी वजह से कितना बनेगा? तो इसकी वजह से उसे भी इसी में ऐड कर दो, तो प्लस उसका भी म्यू नॉट इंटू में करंट हो गया 2 आई, और यहां अपॉन में 2 पाई आर। आर हो गई यहां से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस। अब ये देखो, ये 2 आर है, ये आर है, तो टोटल हो गई 3 आर। 3 आर ये आ गया। दोनों को ऐड कर सकते हो आप, देखो 2 से 2 कट गया। ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में पाई आर। ये कॉमन ले लो, अंदर बचा 1/2,
और यहाँ बचा 1/3। इसको आप कह सकते हो 5 म्यू नॉट आई अपॉन में 6 पाई आर। ये आपका फॉर्मूला बन गया, मतलब आंसर आ गया। ए पॉइंट पर फील्ड आ गया। बिल्कुल इसी तरह से सी पॉइंट पे फील्ड निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। चलो इस पे भी निकालो। अब इस पे फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? पहले इस वायर की वजह से इसकी, तो करंट की डायरेक्शन में थंब, अगर हम फिंगर्स घुमा रहे हैं तो अंदर जा रही है फिंगर, मतलब अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, ठीक है। इस वाली वायर की वजह से भी इसमें करंट ऊपर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन में थंब अंदर की तरफ है ये भी। तो यहाँ पे जो सी पर फील्ड होगा बी सी, वो कितना होगा? पहले इसकी वजह से निकाल लो, इस वाली वायर की वजह से। तो म्यू नॉट इंटू में इसके अंदर का करंट है आई, अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब ये 2r है, ये r है, तो ये हो गई 3r। तो 2 पाई इंटू में 3r, फिर प्लस अब इसकी वजह से निकालो, तो वो आ जाएगा म्यू नॉट इंटू में करंट हो गया 2i, अपॉन में 2 पाई इंटू में यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये r। तो ये सॉल्व करके आ गया म्यू नॉट इंटू में आई अपॉन में 2 पाई r को कॉमन ले लो, या पाई r ले लो बस आप। अरे यार, पाई r ले लो कॉमन। क्यों? क्योंकि ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा। ओहो, ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा। तो ये बचा यहाँ पाई r, तो अंदर बचा बच्चों यहाँ पे 1 अपॉन में 2 इंटू 3 6, और यहाँ पे बचा 1, बस यही। अब यहाँ से इसको एलसीएम ले लो, तो म्यू नॉट इंटू में आई अपॉन में पाई r, और इसका एलसीएम लिया तो 7/6 आ गया। ठीक है, अब क्या करें? इन दोनों का रेशो कर दो। किस किस का रेशो करना था? रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्रोड्यूस एट सी। तो ए का मैग्नेटिक फील्ड बाई सी का मैग्नेटिक फील्ड। ए का मैग्नेटिक फील्ड है 5 म्यू नॉट आई अपॉन 6 पाई आर, अपॉन में इसका हो गया म्यू नॉट 7 म्यू नॉट आई अपॉन में 6 पाई आर। 6 पाई आर कट गया बच्चों, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट गया, आंसर आ गया 5/7। अब इन्होंने इस रेशो को कितना दे रखा? x/7। इन्होंने कहा ये रेशो जो है x/7 के इक्वल है, तो इसको इक्वल रख दो। 7 से 7 कट गया, x की वैल्यू 5। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट, एकदम सिंपल सा सवाल, कुछ ज्यादा कोई खास इसमें ऐसी चीज नहीं थी जो आपको समझना है, बहुत आसान था। चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल को पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड, हेक्सागन है, सेम साइड्स का हेक्सागन ऐसे बना देते हैं, सेम साइड्स का हेक्सागन है इस टाइप का। ठीक है, सारी साइड बराबर है। इज फॉर्म्ड बाय बेंडिंग ए वायर ऑफ लेंथ 4 पाई मीटर। इसको बनाया गया है एक वायर से बेंड करके, ऐसे वायर को मोड़ दिया, फिर ऐसे बन गया, ऐसे मोड़ दिया, ऐसे बन गया। उस पूरी वायर की जो लेंथ है वो 4 पाई है, लेंथ ऑफ वायर बच्चों। ठीक है, अब यहां से इसमें 6 साइड है, अगर सारी साइड एक जैसी है, क्योंकि रेगुलर बोला है, रेगुलर का मतलब सारी साइड एक जैसी होती है, तो एक को x मानो, इसको x मानो, इसको x मानो, तो ये सब x ही होंगे। अगर इसका टोटल लेंथ देखा जाए पेरीमीटर, तो वो आ जाएगा 6x, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 6x, और वो किसके बराबर हो जाएगा? 4 पाई के, 4 पाई मीटर के। तो x की वैल्यू, एक साइड की लेंथ कितनी आ जाएगी? 4 पाई अपॉन में 6, 2 से काट लो तो 2 पाई अपॉन में 3 मीटर। ये एक साइड की लेंथ है बच्चों, एक साइड की लेंथ हो गई है। ठीक है, अब यहां से आपको देखना है कि आगे क्या बोला।
इफ एन इलेक्ट्रिक करंट 4π√3 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द साइड्स ऑफ पॉलीगन, तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर पे, और दे रखा है कि इतना मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक्स की वैल्यू बताओ। बहुत आसान है। अब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर इसमें करंट हमने फ्लो करा दिया आई, मान लो इधर करा दिया, अब आप कहोगे सर इधर ही क्यों, करंट तो आपने क्लॉकवाइज कराया, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता था। हाँ हो सकता था, उससे मैग्नेटिक फील्ड की सेंटर पे डायरेक्शन ही तो बदलेगी। सोच के देखो, अगर ये ऐसे के बजाय ऐसे घूमने के बजाय ऐसे घूमने लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर के बजाय बाहर आ जाएगा, बस इतना है। पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो वही होगी ना, इसीलिए उसने यहां पे डायरेक्शन पे कोई ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि डायरेक्शन से वैल्यू बदलने वाली नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो सही है। बस अब मुझे ये देखना है कि करंट कितना दे रखा है, 4π√3 एम्पियर का करंट है। चलो अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, निकाल देंगे। आपको क्या करना है, इसमें ना एक नहीं 6 वायर है, और इन 6 की 6 वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इक्वल आएगा, और सबका डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन देखो, मान लो मैं इस वायर की वजह से, ये देखना ये वाली वायर, ये वाली वायर, थंब को रखूं करंट की डायरेक्शन में, फील्ड अंदर की तरफ, देखो फिंगर्स घुमा रहा हूं अंदर जा रही, इसमें भी ऐसा ही होगा, फील्ड अंदर की तरफ, इसमें भी ऐसा ही होगा, फील्ड अंदर। तो 6 की 6 साइड की वजह से फील्ड अंदर की तरफ है, और सबसे बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 6 की 6 साइड की लेंथ इक्वल है, और वो सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे है। इधर डिस्टेंस अगर ये मानूं मैं यहां से यहां तक की, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस में आर मान लेता हूं। तो इधर वाली भी आर पे होगी, इधर वाली भी आर पे होगी, इधर वाली भी आर पे होगी, इधर वाली आर, इधर वाली आर, सब आर पे। तो एक का निकालो मैग्नेटिक फील्ड, और उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। हाँ, तो एक का कैसे निकालते थे, मान लो ये एक वायर है, तो इसका कैसे निकालते थे, तो इसका निकालने के लिए आपको, इसका निकालने के लिए आपको इस वायर को इस पॉइंट से मिलाना है, वायर के एंड को, और इधर वाली वायर के एंड, मतलब वायर के इधर वाले एंड को भी इससे मिलाना है। इस एंगल को कहो अल्फा, और इस एंगल को कहो बीटा। कितना कितना होगा ये, तो मैं आपको याद दिलाऊं, ये एक्स है, तो आप एक बात सोचो, ये सेंटर पे जो हेक्सागन होता है, वो सेंटर पे एक साइड कितना एंगल बनाती है, 60 का एंगल बनाती है। 60 60 60 60 60 60 6 बार ऐड करोगे तो 360 आ जाएगा, तो 60 का एंगल है ये पूरा। लेकिन अल्फा और बीटा आधे आधे हो गए, तो 30 30 हो गए, तो बीटा 30 हो गया, और अल्फा भी आपका 30 हो गया। आर 30 नहीं है, ये अल्फा 30 है, 30 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा पता चल गया। ये डिस्टेंस नहीं पता सर, ये जब ये पता है आपको, तो इससे ये निकाल सकते हो। कैसे? थोड़ा दिमाग लगाओ यार, यहाँ पे आप थोड़ी ज्योमेट्री पढ़ के आए हो। अगर ये 30 डिग्री है, और ये आर है, ये एक्स है, आधी कितनी होगी, ये आधी x/2, तो ये x/2 है, x/2। तो ठीक है, तो हम यहां से tan 30 का फॉर्मूला लगाते हैं, वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो x/2 बटे में r। इसे आप tan 30 को 1/√3 लिख सकते हो, और ये बन जाएगा x/2r। अगर मैं यहां से r की वैल्यू निकालूं, तो r की वैल्यू आ जाएगी, ये √3 यहाँ पहुंच जाएगा, और ये r यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3x/2, r की वैल्यू। अब √3/2 इंटू में x हम निकाल चुके थे 2π/3, 2π/3। तो बच्चों ये 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कटेगा, √3 नीचे बचेगा, तो π/√3 आ गया ये, ऐसे समझो। ये r की वैल्यू आ गई, ये डिस्टेंस आ गई। चलो ठीक है, अब इससे हम इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इसके सेंटर में। कितना होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा एक वायर की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड
ये ओ पॉइंट है, मान लो ओ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड एट ओ पॉइंट, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक साइड की वजह से, तो वो कितना आएगा यहां से लेके यहां तक, इस साइड की वजह से यहां, तो वो आएगा B इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई उसके अंदर का करंट अपॉन में उस साइड से उस पॉइंट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी मानी हुई है हमने यहाँ R, और इनटू में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फॉर्मूला बार बार डिस्कस कर चुके हैं, कम से कम ये 10 बार तो हुआ होगा डिस्कस, कहीं ना कहीं आ ही रहा है बार बार। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इनटू में करंट की वैल्यू, करंट 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 ये रहा 4 पाई√3 अपॉन में, फिर आर की वैल्यू, आर हो गया पाई अपॉन √3, पाई अपॉन में √3 इनटू साइन अल्फा साइन 30 साइन बीटा साइन 30। चेक करो जी। अब देखो ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये √3 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके 3 हो जाएगा, तो ऊपर बचा 3 म्यू नॉट अपॉन में पाई। देखो ये बचा साइन 30 1/2 प्लस 1/2 तो 1 हो गया, तो आंसर आ गया मैग्नेटिक फील्ड का एक वायर की वजह से 3 म्यू नॉट अपॉन पाई, एक वायर की वजह से। ऐसी ऐसी कितनी वायर है, 6, तो टोटल फील्ड कितना होगा बी टोटल, तो टोटल फील्ड होगा 6 से मल्टीप्लाई कर दो इस बी की, तो यह आ जाएगा 6 इंटू में 3 म्यू नॉट अपॉन में पाई। आप चाहो तो म्यू नॉट की वैल्यू रख सकते हो, 6 इंटू 3 कितना हो गया 18, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में पाई, पाई से पाई कट गया, 18 इंटू 4 72 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला आ गया, ये फील्ड आ गया। अब देखो ये फील्ड इन्होंने कितना दिया था, ये दिया था x इंटू 10⁻⁻7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁻7 यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ था, ठीक है। बस x की वैल्यू पता नहीं, यहाँ पे x तो यहाँ पे है 72, तो x की वैल्यू बच्चों 72 आ गई, 72। डेट्स ऑल। आसान सवाल, बिल्कुल आसान सवाल, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको जब वहां पे करोगे तो। मुझे तो सब बातें समझानी है, हर एक स्टेप आपको मतलब दिखाना है कि कैसे आया, इसलिए मुझे टाइम लगेगा, आपको लगना नहीं चाहिए। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 64। क्या दिया है, इस टाइप का सवाल आप पहले लगा चुके हैं, थोड़ा सा मैं इसीलिए हिंट देके छोड़ दूंगा इसको। टू सर्कुलर coil P and Q of 100 turns each have same radius pi centimeter. The current in P and R 1 ampere 2 ampere respectively. P and Q are placed with their plane mutually perpendicular with their centers. देखो दोनों कॉइल जो है रेडियस दोनों की सेम है और उनको इस तरह से रखा हुआ है कि उनके प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है और सेंटर उनका कोइंसाइड है, मतलब एक ही सेंटर है, ठीक है। एक कॉइल को ऐसे रख दो, ऐसे ऐसे, और एक कॉइल को ऐसे रख दो, इस तरह से ऐसे ऐसे रख दिया दोनों कॉइल। इस कॉइल के इसके अंदर करंट मान लो 1 एम्पियर का है और इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर बन रहा है B1। करा चुका हूं कि नहीं, याद आ गया। और ये वाली जो है इसमें 2 एम्पियर का करंट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लो नीचे की तरफ बन रहा है B2। तो दोनों का रिजल्टेंट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये B नेट, तो ये कितना आएगा अंडर रूट में B1² प्लस B2²। आपके याद होगा दो वेक्टर्स को ऐड, B1 B2 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, सब करंट वगैरह सब दे रखा है। तो किसी भी कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू में I अपॉन 2R, R उसकी रेडियस। अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं तो n से मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू नॉट NI भी कह सकते हो आप इसको, या n म्यू नॉट I भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने कर रखा है।
तो प्लीज कमेंट करिए, क्वेश्चन करते हो तो कमेंट करा करो। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों बिल्कुल इजी सा है, ये भी आप कर चुके हो। आपको दिया हुआ है करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज इन ए स्क्वायर लूप। एक स्क्वायर लूप है और उसके अंदर करंट चल रहा है 5 एम्पियर का। साइड उसकी 1 मीटर है, एल साइड मान लो उसकी, वो 1 मीटर है। और आपसे पूछा है उसको हवा में रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे। यार बहुत आसान है, एक साइड से कैलकुलेट करो और फिर चारों साइड का सेम कर वो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। और निकलवा चुका हूँ यार कई बार, इसे भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर हुआ कि नहीं। आंसर तो मैंने दे ही रखा है, और हुआ कि नहीं ये बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सवाल आपको करा रखा है। अब आप देख लो कि जो आपको पहले क्वेश्चन कराए हैं उनमें से कितना कुछ आ रहा है। जेई मेंस के अंदर वही है, सब घूम फिर के वही चीजें आती हैं, घुमा फिरा के बस स्टेटमेंट्स को दिया जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस को दिया जाता है, और कुछ नहीं। पर चलो इसको मैं करा देता हूँ सॉल्व। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वायर लूप फॉर्म्ड बाय टू सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियाई R1 2 पाई एंड R2 4 पाई मीटर कैरिंग करंट I 4 एम्पियर एज पर फिगर गिवन बिलो। ठीक है, करंट की डायरेक्शन यदि हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, मान लो इधर जा रहा है करंट, तो इसमें से होके यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और ऐसे घूम रहा है करंट। ठीक है, अब यहां से बोला है इसने, यहां से बोला है कि अगर इसका सेंटर पे फील्ड इतना हो तो अल्फा बताओ। तो पहले तो सेंटर पे फील्ड होगा किसकी वजह से, यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन की वजह से, अंदर की तरफ। कैसे? फील्ड की डायरेक्शन में रखो थंब, इसकी करंट की डायरेक्शन में, और फील्ड फिंगर्स घुमाओ तो अंदर जा रही है फिंगर्स, अंदर की तरफ। तो इस बड़े वाले पोर्शन की वजह से यहाँ पे फील्ड अंदर की तरफ है B1, और डायरेक्शन है अंदर की तरफ। होगा कितना? आधे सर्किल की वजह से कितना फील्ड होता है? म्यू नॉट इंटू आई उसके अंदर का करंट, और अपॉन में 4R। 4R क्या है इसकी रेडियस? R2। ठीक, फिर इसकी वजह से, अब इसकी वजह से देखो फील्ड करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर घुमाओ अंदर जा रही है, इसमें भी इसकी वजह से भी अंदर की तरफ है B2। तो ये कितना होगा? म्यू नॉट इंटू में आई अपॉन में 4R1, इसकी रेडियस हो गई R1। हाफ सर्किल का फॉर्मूला होता है, हाफ सर्किल के सेंटर पे ये फील्ड होता है। अब दोनों अंदर की तरफ है, इसकी भी डायरेक्शन अंदर की तरफ, मतलब ये फील्ड यहाँ नहीं है, ये फील्ड जहां मैंने लिखे फील्ड तो यहाँ है। ऊपर वाली हाफ सर्किल की वजह से यहाँ का फील्ड, नीचे वाले हाफ सर्किल की वजह से यहाँ का फील्ड, और दोनों अंदर की तरफ, तो टोटल फील्ड। अच्छा, ये एक आप सोचोगे सर ये दो वायर बची, एक वायर ये वाली, और एक वायर ये वाली, इनकी वजह से नहीं होगा। ये बात बहुत पुराने मैंने डिस्कस की थी कि अगर कोई वायर यहाँ खत्म हो जाए और इसमें करंट चल रहा है, तो इस वायर की लाइन में कहीं पर भी फील्ड जीरो होता है। यहाँ पे इस वायर की लाइन में, जिस लाइन में ये वायर रखी है उस लाइन पे हर जगह फील्ड जीरो होता है, तो ये फील्ड, तो इसकी लाइन में पड़ रहा है ये पॉइंट ओ, देखो इस वायर की लाइन में पड़ रहा है ये पॉइंट ओ, तो ओ पर इसकी वजह से कोई फील्ड नहीं हो, ना इसकी ना इसकी, छोड़ो। बस अब इन दोनों को कर दो आपस में ऐड, क्योंकि दोनों अंदर की तरफ है, तो बी नेट क्या आ जाएगा? B1 प्लस B2 है तो वेक्टर क्वांटिटी, पर जब सेम डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं तो सीधे ऐड हो जाते हैं। तो B1 की वैल्यू म्यू नॉट इंटू में आई अपॉन में 4R2 प्लस म्यू नॉट इंटू में आई अपॉन में 4R1, B1 और B2 की वैल्यू। अब एक काम करो, कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन में 4, 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R1। म्यू नॉट की वैल्यू रख दो, रखनी पड़ेगी, हाँ रखनी पड़ेगी। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करंट कितना था आई? 4 एम्पियर, अपॉन में 4, 1 अपॉन में R2 की जगह रख दो 4 पाई मीटर, प्लस 1 अपॉन में R1 की जगह 2 पाई मीटर। देखो कितना आसान, पाई कॉमन आके कट गया यहाँ से, और 4 से 4 कट गया, ये बचा
अंदर की साइड एलसीएम ले लो इसका, तो 6/4 आ गया शायद ये, है ना, दोनों की, नहीं 6/8, तो 6/8 ये बच गया, 6/8, इनका दोनों का एलसीएम हो गया 6/8, और इंटू यहाँ पे क्या बचा, इंटू में 4 इंटू 10⁻⁻7, यही बचा, है ना। 4 से इसको काट दो 2, इसको काट दो 3, तो 3 इंटू 10⁻⁻7 बी की वैल्यू। अब इन्होंने क्या दिया था, ये दिया था अल्फा इंटू 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 तो ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अल्फा यहाँ हमारा आया 3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो अल्फा 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 3 आंसर। आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्यूशन। इसमें भी कुछ ऐसा ही सवाल है जैसा अभी हमने आज सबसे पहले किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स कैरी इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, दो स्ट्रेट वायर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में करंट चला, देखो इसमें ऊपर 10 एम्पियर, इसमें नीचे 10 एम्पियर, ठीक है। फिर इसने कहा एज शोन इन फिगर द सेपरेशन बिटवीन द वायर इज 5 सेंटीमीटर, इनके बीच का जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर का है, ओके। आगे पढ़ो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पी मिडवे बिटवीन द वायर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, बहुत 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 इजी। इस वाली वायर की वजह से अंदर की तरफ, क्योंकि वायर में करंट ऊपर है, फिंगर अंदर जा रही है। इस वाली वायर की वजह से अंदर की तरफ, दोनों की वजह से अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे जो पी पे फील्ड बनेगा बी, वो बनेगा म्यू नॉट, यहाँ से कितनी दूर है ये पॉइंट, ये है 5/2 सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर, तो म्यू नॉट इस पॉइंट पर फील्ड इस वायर की वजह से, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई इसके अंदर का करंट 10 एम्पियर, और अपॉन में यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं था फॉर्मूला, फॉर्मूला ये था B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। इनफाइनाइट लेंथ की वायर या लॉन्ग वायर की वजह से आर डिस्टेंस भी, तो म्यू नॉट इंटू में आई हो गया 10 एम्पियर, और अपॉन में 2 पाई आर हो गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये 5/2 सेंटीमीटर है, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में चेंज, ये इससे कट गया, और जी 5 से इसको काट दो 2, तो ये आ गया 2 म्यू नॉट अपॉन में 10⁻⁻2, इसे भी ऊपर ले जाओ तो 200 म्यू नॉट, पाई रह गया है, अपॉन में पाई भी है, ऐसी छोटी छोटी गलती हो जाती है। 5 से काटा था इसको, 2 से 2 कट गया, 5 से काटा तो 2, नीचे पाई, 2 म्यू नॉट अपॉन पाई इंटू 10⁻2 तब चला, ठीक है ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पे ये तो B इसकी वजह से, अब इसकी वजह से भी अंदर की तरफ ही आ रहा है, इसे B1 कह दो, उसे B2 कह दो, तो वो भी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर से आएगा, तो म्यू नॉट आई करंट वही 10 अपॉन में 2 पाई आर, आर डिस्टेंस ये भी सेम, तो यही है, बस इसी का डबल करना, तो ये भी सेम यही आ जाएगा, ये भी 5/2 इंटू 10⁻⁻2, तो ये सेम यही आ जाएगा 200 म्यू नॉट अपॉन में पाई, दोनों अंदर की तरफ, इसकी वजह से अंदर की तरफ और इसकी वजह से भी अंदर, ठीक है, तो ये भी इनसाइड है, इनसाइड, दोनों अंदर की तरफ है, एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों को ऐड कर दो, तो बी नेट आ जाएगा B1 प्लस B2, अब ये आ जाएगा 200 म्यू नॉट अपॉन में पाई प्लस 200 म्यू नॉट अपॉन में पाई, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 400 म्यू नॉट अपॉन में, अब 400 म्यू नॉट की वैल्यू रख दो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में पाई, पाई से पाई कट गया, ये आ गया 1600 इंटू 10⁻⁻7, ये आ गया जी हमारा टोटल फील्ड। अब इन्होंने पूछा था माइक्रो टेस्ला, तो माइक्रो टेस्ला में कितना आंसर बनेगा, इसको माइक्रो टेस्ला होता है 10⁻⁻6, इसे एक काम करो, ये फील्ड आया है 1600, इसमें से एक जीरो गायब करके 10⁻⁻6 लिख दो इसको,
10⁻⁷ को -6 लिख दिया तो एक जीरो गायब हो गई 1600 में से, तो ये जीरो गायब हो गई तो 160। इसको लिख लो, ये टेस्ला है, 10⁻⁻6 में लिखेंगे तो 160 माइक्रो टेस्ला आ गया। तो आंसर आ गया 160 माइक्रो टेस्ला। यहाँ क्या भरना था 160, ये चेक करो, बिल्कुल इजी। ये भी कर रखा है आपने क्वेश्चन। चलो जी, इसी टाइप के घुमा फिरा के तो पूछ रहा वो सवाल। आगे बढ़ते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F1 एंड मैग्नेटिक फोर्स F2 एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v कैन बी रिटन। अरे यार, इतना भी आसान सवाल आ जाता है, इन्होंने सीधा दिया है। अच्छा एक बात सोचो, अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हो और उसके अंदर कोई चार्ज रखा है Q, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कितना लगता है? F इज इक्वल टू Q इंटू E, यही लगता है बिल्कुल। अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा हो और चार्ज v स्पीड से चल रहा हो, अब इसमें भी चार्ज चाहे v स्पीड से चल रहा हो चाहे रेस्ट में हो, फोर्स यही लगेगा QE। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखो, चार्ज चाहे चल रहा हो चाहे रेस्ट में, वो तो अपना फोर्स वही लगाता है, F इज इक्वल टू Q। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ चलते हुए चार्ज पे फोर्स लगता है, जब वो v स्पीड से चलता है तो उस पर फोर्स लगता है Fm मैग्नेटिक फोर्स, ये था Fe इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो लगता है QVB साइन थीटा। अगर इसको उसमें लिखें वेक्टर फॉर्म में तो Q इंटू V क्रॉस B। बस अब इन्होंने यही तो पूछा था बस कि उसके फॉर्मूले लिख दो। फॉर्मूले लिखने के लिए इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F1 है, F1 क्या रखा है इसको, और मैग्नेटिक फोर्स F2 है, F2 क्या रखा है इसको, Q चार्ज है, V वेलोसिटी से चल रहा है, तो इनकी वैल्यू बताओ, तो इनमें से कौन सी है। कितना आसान सवाल था, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया आपसे। तो F इज इक्वल टू क्यू ई। ये अब आप कहोगे सर इसमें वेक्टर नहीं लगा रखे इन्होंने, वेक्टर हैं। देखो ये जो थोड़ा बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं ना, जैसे F1, ये थोड़ा बोल्ड में लिख रखा है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो इसका मतलब वेक्टर है इसके ऊपर, तो ठीक है। तो F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई, ये भी ठीक है। F1 की वैल्यू Q इंटू वी, ये गलत हो गया, और F1 क्यू ई ये भी ठीक है, F1 क्यू बी ये गलत हो गया, तो इन दोनों में से एक ठीक है। अब F2 देखो, Q इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी ये है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। यार क्या सवाल था ये, कुछ नहीं, बड़ा आसान था। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिया इसमें? ए प्रोटॉन एंड ए ड्यूट्रॉन। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं कि ड्यूट्रॉन क्या होता है। चलो प्रोटॉन तो पता ही है आपको, प्रोटॉन एक पार्टिकल है जिसपे प्लस का ई चार्ज होता है। चार्ज कितना होता है इस पे? +1, या प्लस ई कह सकते हो इसको, प्लस ई, ठीक है। ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन क्या होता है जिसपे ड्यूट्रॉन बेसिकली हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, जिसमें एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहते हैं, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए तो खाली प्रोटॉन है। अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को साथ में बांध दें तो वो बन जाएगा ड्यूट्रॉन। अच्छा इस पे चार्ज कितना होगा? ये ड्यूट्रॉन है, इस पे चार्ज कितना है? तो चार्ज वही है, प्रोटॉन पे न्यूट्रॉन पे तो होता ही नहीं, प्रोटॉन पे वही +1, तो इस पे चार्ज, ऊपर वाले पे चार्ज ई था और मास इसका m ले लो, प्रोटॉन का मास, ठीक है। इस पे ड्यूट्रॉन पे चार्ज वही ई है, +E, और मास इसका, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग सेम मास होता है, अगर प्रोटॉन का m है न्यूट्रॉन का भी m है तो टोटल मास हो गया 2m। तो ये है, दोनों के चार्ज और दोनों के मास हमको पता होने चाहिए। फिर इसने क्या बोला? हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, इसकी भी k है इसकी भी k है। चलो मान लो ये v1 स्पीड से चल रहा है, मान लो ये v2 स्पीड से चल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी? हाफ m v1 का स्क्वायर, और दूसरे की कितनी होगी? हाफ 2m इनटू में v2 का स्क्वायर, दोनों की काइनेटिक एनर्जी। एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करते हैं,
दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थीटा, दोनों का थीटा 90 डिग्री दे रखा है, परपेंडिकुलर एंटर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे लगा हुआ है अंदर की तरफ माना है मैंने, तो वो दोनों ऐसे एंटर हो रहे हैं, एक पार्टिकल भी दूसरा भी ऐसे, किसी भी तरफ से होंगे पर 90 डिग्री पर हो रहे हैं, बस ऐसे सोच लो। अब पूछा है रेशो ऑफ देयर रेडियस, उनकी रेडियस आर डी न्यूट्रॉन की रेडियस एंड आर पी प्रोटॉन की रेडियस, उनका रेशो बताओ। तो पहले आप याद करो कि जब कोई पार्टिकल v स्पीड से या सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर उसमें एंटर करेगा, काइनेटिक एनर्जी k के साथ एंटर करेगा, पहले v स्पीड से करेगा एंटर, तो उसका फॉर्मूला होता था रेडियस का। देखो सुनो, पहले मैं आपको कंसेप्ट याद दिलाता हूँ। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर कोई चार्ज घुसा प्लस q v स्पीड के साथ, तो अगर वो 90 डिग्री पे घुसा तो वो सर्कल में घूमता है, और उसकी रेडियस जो होती है r, वो होती है mv/qb। m उसका मास, v उसकी स्पीड, q उसका चार्ज और b मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो घुसा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि अगर स्पीड न दी हो, काइनेटिक एनर्जी दे दी हो, तो तब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करते थे, √2km और अपॉन में qb, ये भी लगा सकते हैं। हमें यहाँ काइनेटिक एनर्जी ही दे रखी है सेम, तो हम यही लगाएंगे। तो पहले वाले की रेडियस कितनी आएगी, पहले निकालो न्यूट्रॉन के आर डी, क्योंकि इसने आर डी के बारे में पूछा है, तो वो आ जाएगी √2km, इसका मास, तो इसका मास है न्यूट्रॉन का 2m अपॉन में क्यूबी, इसका चार्ज E और B। फिर ऐसे ही निकालो आर पी क्या हो जाएगा, √2km, m उसका मास अपॉन में EB, दोनों का कर दो रेशो, आर डी और आर ई का, आर पी का सॉरी, ये कट गया 2km से 2k और m कट गया, ऊपर बचा √2, नीचे बचा 1, सेम आंसर आ चुका है √2:1, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान है, पहले भी आप इसको कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, और वहां पे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया था मैंने, अगर पीछे देखोगे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराया था इस कंसेप्ट पे। चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 पे पहुंच चुके हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या दिया है। टू पार्टिकल्स x and y having equal charges are being accelerated through the same potential, ये भी उसी टाइप का सवाल है, चलो बताते हैं लेकिन कैसे करना है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस, देयर आफ्टर दे एंटर नॉर्मली इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियाई r1 एंड r2, द मास रेशो ऑफ x एंड y। देखो दो पार्टिकल है, एक है x और एक है y, ठीक है, उनको ना सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट किया गया, ठीक है, चार्ज दोनों का इक्वल है। देखो याद रखो, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल देते, पोटेंशियल डिफरेंस देते, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। तो पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला होता है जितना उसका चार्ज और इनटू में जितना आपने उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया इनटू में v, ये होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो आपने दोनों को पोटेंशियल सेम दिया, इन्होंने कहा इक्वल तो चार्ज है, तो इसका भी क्यू लेना है, इसका भी क्यू लेना है, इस पे भी क्यू, इस पे भी क्यू, और एक्सेलरेट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल भी सेम है, तो फिर तो दोनों की एनर्जी भी सेम होगी। इसकी एनर्जी निकाली k1 q इंटू वी, और इसकी निकालोगे k2 तो वो भी q इंटू वी आएगी, ऑब्वियस सी बात है सेम आएगी। क्यों, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम दिया। और मैंने क्या बताया, अगर किसी चार्ज को आपने पोटेंशियल दिया तो उससे वो दौड़ने लगेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, क्यू उसका चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको दिया गया। देयर आफ्टर दे एंटर नॉर्मली इन रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, दोनों जाके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस गए। नॉर्मली मतलब
दोनों का थीटा 90 डिग्री। आपको अभी बताया था मैंने कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री पे घुसता है तो वो फिर सर्कल में घूमता है, और उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये सब डिस्कस किया हुआ है थोड़ी थ्योरी में आप लोगों ने, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं या मेरे से पढ़ते हैं तो आप सब कुछ डिस्कस है कि R का फॉर्मूला क्या होता है। और अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी पता हो तो फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं 2km अपॉन में क्यू। हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास दोनों की काइनेटिक एनर्जी है। अब यहां से पहले वाले का पहले वाले की रेडियस R1 निकाल लेते हैं। पहले वाले की रेडियस R1 और दूसरे की R2 दे रखी है। ठीक है, तो R1 R2 को निकाल लेते हैं। उनके मास का रेशो निकालना है। चलो ठीक है, पहले R1 R2 निकाल। तो R1 R2 R1 R2 कितना कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 2k तो दोनों का सेम है क्यू वी, और इन टू में मास इसका पहले वाले का m1 ले लेते हैं, और अपॉन में क्यू बी। ऐसे दूसरे की रेडियस R2 अंडर रूट में 2k की वैल्यू वही क्यू वी, मास हो गया इसका m2 अपॉन में क्यू बी। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये इससे कट गया, ये आ गया R1 अपॉन R2 और 2 क्यू वी कट गए, अंडर रूट में m1 अपॉन में अंडर रूट में m2। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू आ जाएगी R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का। यही हमारा आंसर। तो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, ये आंसर बन गया बी। बिल्कुल आसान था। मुझे लगता है कि कहीं पर भी आपको किसी टाइप की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगे होंगे, और इससे पहले जो हमने सवाल किए हैं उन्हीं में से सब कुछ बना हुआ है। कोई क्वेश्चन आपको एक आध को छोड़ के कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था है जिसके क्वेश्चन में पहले ना करा चुका। ये तो आए हुए क्वेश्चन है, उससे पहले जो हुए थे वो क्वेश्चन आए हुए नहीं थे, मतलब वो आपको मतलब बनाए गए क्वेश्चन कुछ बनाए हुए थे, कुछ अलग अलग बुक से उठाए हुए थे। तो वो क्वेश्चंस जो है आपको पहले प्रैक्टिस कराई जा चुकी है। बाकी आपको मेरी एफर्ट थोड़ी अच्छी लगे, आपको कुछ फ़ायदा मिले तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी जरूर कर दिया करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। एक रूटीन बनाइए, फ्लो बनाइए, करते रहिए, तो सब आपको अच्छा लगने लगेगा। ये 100 क्वेश्चन करने के बाद आपको अपने आप में एक अलग इम्प्रूवमेंट नजर आएगा, अलग कॉन्फिडेंस नजर आएगा। तो बाकी करते हैं फिर कल। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।